जो ये विषय है भाषा का, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि भाषाओं के संसार कितना जटिल हैं और उनके बीच का आवागमन ध्यान से देखते रहना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि भाषा जिस संसार को रचती है वो एक सूक्ष्म संसार होता है। उसके जरिए हम दूसरों के संपर्क में भी आते हैं और कुछ और से बच भी जाते हैं। जब भी आप किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ अन्य लोगों को समझ में नहीं आता है। बच्चों के लिए भी भाषा ये भूमिका निभाती है और हम लोगों के लिए भी निभाती है। कभी वो जुड़ने का साधन बनती है, कभी वो अलग होने का, बचने का साधन बनती है। और इसलिए भाषा की शिक्षा की चर्चा के लिए क्या परिधि चुनी जाए, ये अन्य दृष्टियों से भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और मैंने शीर्षक में कक्षा को परिधि चुना, इसके पीछे वो इतिहास है जिसमें भाषा का विषय एक जटिल विषय होने के अलावा एक निराशा पैदा करने वाला विषय भी बन गया है। अगर कक्षा की भाषा की जगह मैं राष्ट्र की भाषा का जिक्र करूं या कि स्कूल की भाषा का जिक्र करूं, दोनों के अपने अपने निहितार्थ हैं और दोनों में समस्याएं हैं जिनकी ओर इशारा मैं थोड़ी समय बात करूंगा। क्योंकि कक्षा के घेरे में भाषा को रखने के पीछे मैं चाहता था कि मैं भाषा के विमर्श से उपजी हुई कई विरासतों से आज की शाम को अलग कर दूं, क्योंकि ये विरासतें विवशता पैदा करने वाली विरासतें हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, इनमें से कुछ विरासतें थोड़ी निराशा पैदा करने वाली भी हैं। मिसाल के तौर पर भाषा के साथ जुड़ा हुआ मातृभाषा का प्रश्न आज की तारीख में हम में से बहुत कम लोगों के लिए संतोष का या आशा का विषय हो सकता है। और अगर ये मुद्दा बार बार उठाया जाए तो और भी ज्यादा इस बात का संकेत मिल जाता है कि मुद्दा उठाने वाला इतिहास से अवगत नहीं है। क्योंकि अपने आप में ये एक दर्ज इतिहास है कि दुनिया में ऐसा कोई शिक्षाविद नहीं हुआ और भारत में ऐसा कोई राष्ट्रवादी आंदोलन का नेता नहीं हुआ जिसने शिक्षा के लिए मातृभाषा की बगावत न की। विवेकानंद, श्री अरविंद, गांधी, टैगोर, बड़े बड़े नामों को जो प्रश्न झेल चुका है और फिर भी अवरुद्ध है, उस प्रश्न पर आज दोपहर बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। गांधी जी ने, टैगोर ने इस मुद्दे को गहराई से रेखांकित किया, बड़े दर्द के साथ रेखांकित किया। इसके बावजूद हम आज जहां हैं वहां हैं, यानी कि वहां हैं जहां शिक्षा की संस्थाओं में भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी अपने आप में बहुत सीमित हो गया है। अगर आप मातृभाषाओं की बात करें तब तो बात कहां से शुरू हो, यही एक प्रश्न बन जाता है। इसलिए उस परिधि को चुनना मुझे उचित नहीं लगा। वो परिधि अंततः यही दिखाती है कि हम सिर्फ एक औपनिवेशिक रह चुके देश ही नहीं है, बल्कि उस औपनिवेशिक विरासत को जीते चले जा रहे समाज है। इसको आप कॉलोनियल परंपरा कहते हैं। वो हमारे बीच है, भले ही उससे हम आजाद हो चुके, बहुत समय पहले आजाद हो चुके, पर भाषा का संसार इस बात को सामने रखने के लिए पर्याप्त है कि हम उस समय से उत्पन्न हुई जबरन को, जटिलताओं को आज भी झेलने में और किसी तरह से उनसे उबरने में एक समाज के रूप में ही नहीं, व्यक्ति के रूप में भी अपने को असमर्थ पाते हैं। इसी तरह से एक और परिधि बनती है जो इस तरह के विषय को निराशा के दायरे में घेर देती है, और वो परिधि है समकालीन विश्व की। भाषा एक ऐसा विषय है जिस पर यथार्थ का दबाव और यथार्थ का प्रवाह दोनों का ही बड़ा गहरा असर पड़ता है। अगर आप यथार्थ का दबाव देखें तो ये एक यथार्थ है जो आज के समय में भारत के समाज में जैसा भी वो है, आमदनी की दृष्टि से, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए
कोई भी भारतीय भाषा अंग्रेजी का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज शाम मैं कोई समकालीन बात कहना चाहूं तो वो बात ऐसी नहीं हो सकती जो कि अंग्रेजी के महत्व को स्वीकार किए बगैर की जाए, तो उस बात का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी तरफ आप घटनाओं का प्रवाह देखें, यथार्थ इतनी तेजी से बह रहा है या बदल रहा है, तो भी आप महसूस कर सकते हैं कि भाषा की चर्चा के लिए अगर विश्व को एक परिधि चुना जाए तो वो भी हमारे सामने कई जटिलताओं को और कई तरह की सीमाओं को व्यक्त करती है। इन स्थितियों में भाषा का कोई भी ऐसा शैक्षिक विमर्श बहुत उपयोगी नहीं हो सकता जो केवल विचारधारा की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी विचारधाराओं के सामने एक संकट है। आज के समय में बहुत से लोग इसको उत्तर आधुनिकता का संकट कहते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो कई और चीजों का भी संकट है। क्योंकि आधुनिकता के नाम पर जो स्थिर किस्म की अवधारणाएं विकसित हो गई थी और जिनको 50 या 60 के दशक तक स्थायी मान लिया गया था, ऐसी बहुत सी अवधारणाएं आज दरक रही हैं, कमजोर पड़ रही हैं या हमारे काम नहीं आ पा रही हैं। उन्हीं में से ये वाली अवधारणाएं हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, जैसे कि राष्ट्रभाषा की अवधारणा या कि मातृभाषा की अवधारणा या कि मातृभाषा ही शिक्षण का माध्यम हो वाले विचार के पीछे निहित अवधारणा। अंततः ये सभी अवधारणाएं किसी विचारधारा से प्रेरित थी और ये विचारधाराएं अपने आप में बहुत बड़ी विरासत है, आज भी बहुत प्रेरक हैं, लेकिन उनका विचारधारात्मक स्वरूप यानी कि आइडियोलॉजिकल स्वरूप, इसका अनुवाद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी में ये शब्द स्थिर नहीं हुआ है और बहुत से लोग विचारधारा शब्द से एक मामूली अर्थ ही लगाते हैं, यानी विचारों की धारा। मानहाइन के अर्थ में उसको नहीं देखते हैं, जहां विचारधारा किसी वर्गीय हित का आवरण बन जाती है। उस रूप में जब हम विचारधारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि भाषा संबंधी अनेक विमर्श अंततः एक विचारधारात्मक निष्कर्ष सिद्ध हुए। निश्चित रूप से आज की दुनिया में भाषा की चर्चा करने के लिए हमें नई अवधारणाओं की जरूरत है, नई परिधियों की जरूरत है, जिनमें हम इन मुद्दों को ज्यादा बारीकी के साथ समझ सकें, किसी मोटी विचारधारा के कोड़े से ही न समझें, बल्कि ज्यादा बारीकी से समझ सकें कि ये जो लंबा दौर रहा 150 वर्ष का आप कह सकते हैं, जिनमें आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ और इस मान्यता के साथ हुआ कि राष्ट्र राज्य उसी को कहते हैं जिसकी कोई एक भाषा हो और जिसकी अपनी कोई एक पहचान हो। इस 150 वर्ष के इतिहास पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि ये 150 वर्ष का इतिहास शिक्षा की दृष्टि से उतना सरल नहीं है जितना कि वो राजनीति की दृष्टि से दिखलाया देता है। और विशेषकर जब आप भाषा के संदर्भ में प्रवेश करते हैं, भाषा की शिक्षा के संदर्भ में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इतिहास बहुत ही जटिल हो रहता है। इस इतिहास की इन जटिलताओं को रूबरू देखने समझने के लिए किसी भी स्कूल की एक कक्षा में बैठना कुछ देर के लिए पर्याप्त है, चाहे वो कक्षा 1 हो चाहे वो कक्षा 9 हो। अगर आप किसी भी स्कूल की किसी एक कक्षा में थोड़ी देर बैठ लें तो आप उस इतिहास की बारीकियों से अवगत नहीं होंगे तो कम से कम उनका स्पर्श जरूर पाएंगे और आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन बारीकियों को समझने के लिए हमारे पास औजार हैं या नहीं। मैं सिर्फ पब्लिक स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी स्कूल हो चाहे म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल, आप किसी भी तरह के स्कूल में किसी एक पीरियड में, चाहे वो विज्ञान का हो चाहे वो समाज विज्ञान का हो, आप कुछ समय बिताएं, इतना स्पष्ट हो जाएगा कि जो विषय यहां पढ़ाया जा रहा है वो विषय खुल नहीं पा रहा है। उसका एक कारण शायद भाषा है। कुछ बच्चे भाग ले पा रहे हैं, कुछ बच्चे भाग लेने की सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, और कुछ बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हम
भाग नहीं ले पाएंगे और इसलिए हम नहीं लेंगे। और ये जो आगे बढ़ रही है कक्षा, इस कक्षा को आगे बढ़ाने में भाषा का उतना योगदान नहीं है जितना कि होता अगर भाषा के मुद्दे पर हम बच्चों के दृष्टिकोण से विचार करते, न कि देश के या समाज के या संस्था के या सिर्फ आर्थिक आधार पर विचार। अगर हम इन आधारों के अलावा बच्चों की दृष्टि से भी भाषा को देख लें तो इस कक्षा में प्रतिभा का विस्तार, कल्पना की परिधि कहीं ज्यादा। ऐसा एहसास संभव है आपको किसी कक्षा में बैठने का अनुभव दें और आप पाएं कि भाषा का जो संसार किसी कक्षा की चार दीवारी में बनता है और जिसके केंद्र में शिक्षक दिखलाई देता है, वो संसार एक निर्माणाधीन संसार है। वो सिर्फ एक निर्मिति नहीं है, दोनों ही पक्ष उसमें शामिल हैं, लेकिन इस निर्माणाधीनता को समझने के औजार हमारे पास हैं। ये जो दो अवधारणाएं मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, ये महादेवी जी की दी हुई है। महादेवी वर्मा ने अपने एक लेख में, जिसका शीर्षक है संस्कृति का प्रश्न, इन दो कोटियों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृति के ये दो पक्ष किसी भी समाज में देखे जा सकते हैं। एक निर्मित पक्ष जिसको लेकर गर्व होता है, क्योंकि वो हमारे सामने साकार हो चुका है और उसकी खूबियां हमें दिखलाई देती है। कोई अच्छी इमारत की तरह से हमारे सामने है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लिखता है, गाता है, बजाता है, कोई बहुत सुंदर इमारत बनाता है, कोई चित्र बनाता है। ये सारी चीजें संस्कृति के निर्मित पक्ष की पर्याय है। कोई व्यक्ति अगर आपसे विनम्रता पूर्वक बोलता है, सुंदर भाषा में बोलता है, अच्छी कविता लिखता है, तो उसके जरिए हम इस भाषा के विकास क्रम से परिचित होते हैं और हम पहचान लेते हैं कि हाँ, ये भाषा इतनी विकसित है कि ये व्यक्ति इतने बारीक भाव को अपनी कविता की किसी एक पंक्ति में व्यक्त कर पा रहा है। ये उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रह जाती, बल्कि वो समूचे समाज की उपलब्धि होती है जब वो व्यक्ति वो बात कहे। महाराष्ट्र के समाज में कई लोगों से संपर्क का मुझे मौका मिला, पर जब मैंने मेधा पाटकर की हिंदी सुनी तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक संघर्षशील व्यक्ति एक ऐसी भाषा को, जो कि उसकी अपनी भाषा नहीं है, कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे उसमें उन अनेक नई भंगिमाओं को अपने सहज प्रयास से डाल देता है जो उस भाषा के अपने बोलने वालों के लिए नहीं। भाषा में ये गुण होता है कि वो किसी समाज की चेतना के बहुत विकसित रूप को प्रदर्शित कर देती है। और इस नाते आप कह सकते हैं महादेवी की उन दो कोटियों में कि भाषा का एक पहलू एक निर्मित पहलू है, संस्कृति के निर्मित पहलुओं का एक अंग है कि किसी भाषा का कितना विकास हुआ है, उसमें कितनी बारीकी के साथ कोई बात कही जा सकती है, बगैर अतिरंजना के साथ कोई अवधारणा किस तरह व्यक्त की जा सकती है कि अन्य अवधारणाओं से, अन्य कॉन्सेप्ट से वो बिल्कुल अलग होकर दिखाई दे, जिससे कि विज्ञान या गणित जैसे विषयों में बारीकी से बात हो सके और केवल परिभाषाएं बार बार बताने में समय बर्बाद न करना पड़े। विद्वानों के बीच में किसी मुद्दे पर एकदम आया जा सके और उसके पीछे एक लंबा प्रवचन न देना पड़े। किसी की भाषा का विकास किसी विद्वान के मुंह से इस बात को तुरंत झलका देता है। और इस दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि भाषा का एक पहलू संस्कृति के अन्य पहलुओं की तरह महादेवी की शब्दावली में एक निर्मित पहलू है। लेकिन महादेवी हमें याद दिलाती है कि जो निर्मित पहलू है गौरव जरूर जगाता है, पर अंततः वो पहलू क्षयमान है। जो बन चुका है उसको तो अब बिगड़ना ही है। तुलसीदास ने कहा है, जो फरा सो झरा, यानी कि जो अब फल गया, इतना बन गया, अब उसका भविष्य क्या? उसका भविष्य ये कुछ जाएगा, कालांतर में जाएगा। इसलिए महादेवी कहती हैं कि संस्कृति का जो दूसरा पहलू है वही महत्वपूर्ण है, वही जीवन का प्रतीक है, और वो पहलू है निर्माणाधीन पहलू, जहां चीजें अभी बन रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं ये स्पष्ट नहीं दिखलाई दे रहा, लेकिन
अगर उनको बारीकी से जांचा जाए तो वो हमें दिखा सकती हैं कि भविष्य कैसा दिखेगा। निर्माणाधीन पहलू आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है या एक ऐसी इमारत है जहां अभी जगह जगह चीजें पड़ी हुई हैं। कहीं सीमेंट की बोरियां पड़ी है, कहीं चूना पड़ा है, कहीं पानी रखा हुआ है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है साफ के अंत में कैसा बनेगा, लेकिन अवयव दिख रहे हैं, साधन दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत भविष्य का नजारा लिया जा सकता है। निर्माणाधीन पहलू भी वो पहलू है जहां मनुष्य अपनी चेतना से या अपनी मेहनत से कुछ योगदान कर सकता है। निर्मित पहलू तो केवल पर्यटन विभाग के उपयोग का है कि वो कितना उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन निर्माणाधीन पहलू वो है जहां हमारे आप जैसे साधारण लोग की, मेरे जैसे व्यक्ति की, जो कि एक ऐसे समय में जी रहा है जिसमें हमारे बचपन के अनेक प्रश्न आज बेमानी हो चुके। उनमें से एक प्रश्न ये वाला था जिसकी चर्चा मैंने आपसे शुरू में की कि शिक्षा क्या अपनी भाषा में दी जा सकती है। हमने अपने जीवन में देखा कि ये बात केवल बात ही रह गई, भले ही महात्मा गांधी ने कही, और इसलिए आज उसको कहने का कोई मतलब नहीं रहा। इस निर्माणाधीन पहलू को अगर आप किसी कक्षा में बैठ कर देखें तो भविष्य का नजारा भाषा के दृष्टिकोण से, और सिर्फ भाषा के दृष्टिकोण से ही नहीं, समाज के अन्य पहलुओं में का भी क्या भविष्य है उस दृष्टिकोण से काफी कुछ नजर आ सकता है। और इस दृष्टिकोण से ये कहना कतई अतिरंजित नहीं है कि कक्षा में इस्तेमाल की जा रही भाषा या कक्षा का भाषाई संसार हमें भविष्य का संकेत दे रहा है, दे सकता है। वो भविष्य कैसा होगा उसको हम एक अच्छा भविष्य माने या चिंताजनक भविष्य माने, ये एक अलग मुद्दे हैं, और ये अपने अपनी निर्णय बुद्धि पर निर्भर है कि हमें वो भविष्य जो कि वहां दिखाई दे रहा है सुखद लगता है कि चिंताजनक लगता है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन देख सकते हैं हम भविष्य से, और इस तरह से आप कहें तो आप कह सकते हैं कि शिक्षक जो कि कक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, वो उस निर्माणाधीन भविष्य का वास्तव में निर्माता है। और इसीलिए कहा भी जाता है आम शब्दावली कि शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण करता है। ये सारी बातें आपकी जगह से, मगर इनके साथ ये भी सच है कि ये शिक्षक स्वयं भी एक निर्मिति है, और किस हद तक वो अपने इस निर्मित रूप से, एक निर्मिति होने वाले रूप से उबर कर निर्माणाधीनता में सहयोग दे सकता है, ये उस पर निर्भर है कि वो कितना सचेत है इस बात के प्रति कि वो स्वयं एक निर्मिति है, और उसको इस निर्मिति की सीमाओं का संज्ञान होना आवश्यक है अगर वो इनके पार जाना चाहता है। कई चीजों की निर्मिति है वो, आज समाज के दबाव उसके ऊपर है, उसका अपना प्रशिक्षण उसका निर्माण कर चुका है, उसकी अपनी शिक्षा जिस भी घरवे से हुई, जिस भी रीति रिवाजों से हुई, उनकी छाप भी शिक्षक के निर्मित रूप पर है, और एक निर्मिति के रूप में उनको ढो रहा है। माता पिताओं की अपेक्षाएं लगातार उस पर दबाव डाले हुए हैं, और इन सब का निचोड़ अगर आप देखें तो एक मुहावरा है हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे, कह सकते हैं आप इस समय क्या बहुत समय से चला आ रहा बड़ा ही सशक्त और सारी बातों को सूत्र रूप में कह देने वाला मुहावरा, वो भी उसको प्रभावित कर रहा है या उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, और वो मुहावरा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारे समाज में आज जो स्कूली व्यवस्था है उसको आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शब्द से पहचान सकते हैं। इस खिड़की से झांक सकते हैं कि हम अंग्रेजों की सल्तनत से किस हद तक आज भी आक्रामक है। इस कारण नहीं कि हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल की व्यवस्था से घिरे हुए हैं, बल्कि ये कि हम शिक्षा में मीडियम शब्द को इतना महत्व देते हैं। वो कोई भी शब्द, कोई भी भाषा होती, अंग्रेजी होती, फ्रेंच होती, मराठी है, हिंदी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम की शब्दावली को इतना महत्व देते हैं। यही हमारे उपनिवेशवाद की एक बड़ी भारी विरासत है, और शिक्षक के ऊपर इसका दबाव है। वरना
भी शिक्षाविद ढूंढना मुश्किल होगा जो हमें ये ना बताए कि शिक्षा में मीडियम को शिक्षा की विषय वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि शिक्षा का जो मूल है वो है संबंध, और संबंध की भाषा तो सीखने वाले की भाषा ही हो सकती है। यानी कि कक्षा की भाषा को अगर हम इस वाले विचार से अलग करके देखें तो ये प्रश्न नहीं रह जाता है कि कक्षा में किसी विषय के ज्ञान की चर्चा करने के लिए कौन सी भाषा को माध्यम बनाया जाए, ये चयन का प्रश्न नहीं रह जाता अगर शिक्षा को मूलतः हम एक संबंधवाचक विचार माने, जो कि वो मूलतः है। शिक्षा के जरिए एक बड़ा अपने से बहुत छोटे बच्चे से या विद्यार्थी से जुड़ता है और एक दो संसार हैं जो संपर्क में आते हैं और इस संपर्क से ही बहुत कुछ जन्म लेता है, जो कि एक नई तरह की सर्जना होती है। उस दृष्टिकोण से देखें तो बच्चे की भाषा ही शिक्षा का माध्यम हो सकती है और इसमें बहस करने की कोई विशेष गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर भी विवेकानंद को बहस करनी पड़ी, श्री अरविंद ने बहस की, गांधी जी ने बहस की। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक अवरुद्ध प्रश्न है कि हम बच्चे की भाषा को शिक्षा का माध्यम मानने से आज भी संकोच करते हैं और इसलिए शिक्षा का माध्यम, और शिक्षा का ही नहीं, उस फ्रेज में है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को अगर शिक्षा का पर्याय मान लिया जाए तो शिक्षा की बहुत सी संभावनाएं पहले ही बार में नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है बताना, कहना कि तुम ये करो। अगर यही शिक्षा है तो जाहिर है कि ऐसी शिक्षा में बच्चे की भागीदारी की गुंजाइश है। और इस दृष्टिकोण से मीडियम और इंस्ट्रक्शन, इन दोनों ही शब्दों में बहुत सा ऐसा मर्म है जो कि आज के शिक्षक को एक शिक्षा व्यवस्था के दूत के रूप में लगातार घेरता है, उसको सीमित करता है। और जैसे जैसे हम कक्षा 1 से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये सीमाएं बढ़ती जाती हैं कि बच्चे के साथ या विद्यार्थी के साथ जो संबंध के निर्माण का जो जिम्मा है शिक्षक के ऊपर, उस जिम्मेदारी को वो कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी गर्मजोशी के साथ, कितने दिल के साथ निभा पाएगा, जबकि उसको बच्चे की भाषा में ही पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक अलग स्तर पर लिया हुआ समाज का, माता पिताओं का, स्कूल का निर्णय है कि इस आदान प्रदान की भाषा क्या होगी। और इसमें अगर शब्द इंस्ट्रक्शन ही है तो फिर वो आदान नहीं है, वो कहते हैं प्रदान है। यानी कि शिक्षा या शिक्षण संबंध बनाने का माध्यम नहीं मान लिया गया है, बल्कि कुछ बताने का माध्यम मान लिया गया है। ये तमाम सीमाएं शिक्षक को घेरती हैं और इसलिए कक्षा उन तमाम संभावनाओं को साकार करने से रुक जाती है, रह जाती है, जिनको एक शैक्षिक परिधि के नाते संभवतः वो साकार कर पाती अगर इन प्रश्नों पर हम इतिहास की विरासत से या इतिहास के बोझ से कुछ मुक्त होकर बात कर पाते। एक कल्पना लोग रचें 5 मिनट के लिए कि हम उन इतिहास की उन समस्याओं से अलग हो गए। इस कमरे में 5-7 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि हमारे सामने, हमारे कंधों पर कोई बोझ नहीं है, कोई विरासत नहीं है और हम निर्णय लेने के लिए एक तरह के नए समझ में पहुंचा दिए गए, तो हम कक्षा की भाषा में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या ढूंढेंगे, क्या क्या डालने की कोशिश करेंगे। अव्वल तो हम देखेंगे कि कक्षा की भाषा उन कई अवयवों का नाम है जो भाषा के जरिए मनुष्य के जीवन में अवतरित होती है। मिसाल के तौर पर आवाजें, भाषा का एक बहुत बड़ा काम है कि वो सार्थक आवाजों को उत्पन्न करती है। भाषा के जरिए ही हमारे मुंह से कोई बात निकलती है जिसे सुनने का किसी का मन होता है और भाषा के जरिए ही कान हमारी ऐसी बात सुनते हैं जिनका अर्थ निकालने की इच्छा मन में या दिमाग में।
यानी भाषा और कुछ है ना है, सबसे पहले तो आवाजों का नाम है, सार्थक आवाजों का। और इन आवाजों की सार्थकता जटिल है, उसके पीछे एक मनुष्य के अनुभवों का एक बहुत लंबा इतिहास है। इसलिए अगर कक्षा की भाषा की परिकल्पना अपने विशिष्ट इतिहास से मुक्त होकर कुछ देर के लिए की जाए, तो अव्वल तो वो कई आवाजों का पर्याय होगी, जिनमें बच्चों की आवाजें प्रमुख होंगी, और उन आवाजों को सुनने की क्षमता शिक्षक में होगी, और उन आवाजों को सुनकर उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शिक्षक में होगी, और उन आवाजों को स्वीकारने की भी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी, भले ही वो आवाजें किसी भी रूप में आए। यानी कि उन आवाजों के पीछे जो सांस्कृतिक संसार है, जिनकी वजह से भाषा में विभिन्न प्रकार के भेद पैदा हो जाते हैं, हैसियत के दायरे पैदा हो जाते हैं, ऐसे भेद भुलाकर शिक्षक को उन आवाजों को स्वीकार करना और अपनी वाणी में भी ऐसी विविधता, ऐसे लोच का संचार करना होगा कि उसके आसपास जो बच्चे हैं वो उसकी आवाज को उतनी गर्मजोशी से सुन पाए जितने उत्साह के साथ उन्होंने अपनी बात ऐसे कक्षाई संसार में कही है जहां हर तरह की आवाज सुनी जाती है। और अगर शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चे को आजाद करना है, उसको मुक्ति का एहसास दिलाना है, तो कम से कम शुरुआती दौर में, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया के आरंभिक वर्षों में, उन आवाजों में इस आधार पर विविधीकरण नहीं किया जाएगा कि उनमें से कौन सी आवाजें किसी मानक आवाज के निकट है और कौन सी आवाजें देशज हैं या देहाती हैं, दिखाती हैं कि ये एक ऐसे सांस्कृतिक संसार से आई हैं जहां गरीबी है, या ऐसे पेशे हैं जिनका आज की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। शिक्षा के आरंभिक दौर में कम से कम बच्चे को मुखर बनाना अपने आप में प्रमुख उद्देश्य है, तो कक्षा के भाषाई संसार को इतना लचीला होना होगा कि उसमें ऐसी सभी आवाजें इत्मीनान से सुनी जा सके, सम्मान पूर्वक पिरोई जा सके, जिनमें अलग अलग तरह के सांस्कृतिक इतिहास झलकते हैं। आवाजों के अलावा भाषा बिंबों का और कल्पनाशीलता का भी नाम है, क्योंकि भाषा के जो भी रूप है, चाहे वो बोले गए रूप हो और चाहे लिखित रूप हो, इन दोनों में ही बिंब भाषा की एक बहुत बड़ी शक्ति है कि एक शब्द के जरिए भाषा तस्वीर बनाती है। जिस तस्वीर को कोई चित्रकार बनाने में महीनों ले लेता है और बहुत सी राशि उसमें लगती है और बहुत सी राशि लेकर के हमें खरीदना पड़ती है, और आज के समय में हम अगर खुद फोटोग्राफ भी उतारते हैं तो भी एक परिश्रम करना पड़ता है। उस तमाम प्रयास को दरकिनार कर भाषा एक क्षण में एक बिंब हमारे मन में पैदा करती है, और जब किसी कवि को, किसी व्यक्ति को पढ़ते हैं तब तो एक पूरी बिंबावली हमारे सामने आती है। लेकिन अगर हम किसी साधारण व्यक्ति को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने सहकर्मियों को भी सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी भाषा में भी वो तमाम बिंब होते हैं जो कि उनके जीवन को हमारे ध्यान में ले आते हैं। और इसी दृष्टिकोण से भाषा को एक प्रकार का जादू कहा जाता है कि वो एकदम अपरिचित लोगों को भी एक दूसरे से मिलाती है, क्योंकि बिंब के जरिए हम एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। आप मेरे सामने किसी कमरे का वर्णन करके बगैर मेरे आपके घर गए हुए मुझे बता सकते हैं कि आपका घर कैसा है, या कि आपका गांव कैसा था। आप दो वाक्यों में, दो पन्नों में एक ऐसी रचना कर सकते हैं जिसके जरिए जिस व्यक्ति ने आपको कभी नहीं जाना वो व्यक्ति आज जान ले। भाषा में ही जादू होता है, और ये जादू बिंबों के कारण ही होता है। बिंबों को ग्रहण करने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, धीरे धीरे पल्लवित होती है, और कल्पना की रक्षा अगर शिक्षा कर सके तो बिंब ग्रहण अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता हर बच्चे को देता है। और इसलिए अगर कक्षा के भाषाई संसार को इतिहास की और शैक्षिक व्यवस्था की जड़ताओं से थोड़ा सा मुक्त होकर इन 5 मिनटों में हम जो देख रहे हैं उसमें बिंब को ग्रहण करने की क्षमता को रखा जाए, तो जाहिर है हमें मानना होगा कि
एक ऐसी कक्षा में जहां पर की भाषा का शिक्षण विचारधारा के आग्रहों से मुक्त होकर किया जा रहा है, वहां पर बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा मौका भी मिलेगा और विभिन्न माध्यमों में, चाहे वो पढ़ने के माध्यम, लिखने के, कला के, चित्रकारी के, कई अन्य माध्यमों के, उन सभी माध्यमों में अपनी कल्पना को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अंततः कल्पना के संसार को समृद्ध करने वाला हर एक माध्यम भाषा है। भले ही भाषा का शिक्षण उसको न कहें, एक तकनीकी अर्थ, लेकिन किसी भी विषय को आप उस तरह से भाषा के शिक्षण से अलग नहीं कर सकते। शिक्षा की दुनिया में आज जो आप तनाव देखते हैं, जो बोझ देखते हैं, जो घबराहट देखते हैं, आनंद का पूर्ण अभाव और यहाँ तक कि आत्महत्या की इच्छा देखते हैं आज के किशोरों में, इस सब के पीछे कहीं न कहीं ये सच्चाई है कि शिक्षा आज चयन का माध्यम। इस कक्षा की भाषा को एक समृद्ध रूप में देखने के, इतिहास से अलग करके देखने के ये 5-7 मिनट कितने हवाई थे, कितने कल्पनाशील थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो यथार्थ का संसार है वो इससे एकदम विपरीत है। ये जो 5-7 मिनट मैंने आपके बीच एक ऐसी कक्षा की कल्पना करने में बिताए जिस पर इतिहास की छाया नहीं होगी या कि विचारधारा का आग्रह नहीं होगा। अगर आप इन 5-7 मिनटों में कही गई बात को भविष्य का संकेत मान के चले, तो आइए अंतिम इन 5 मिनटों में देखें कि ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने के क्या माध्यम हो सकते हैं। हाल में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बहसें राष्ट्रीय परिषद के जरिए हुई, उनमें भाषा का पहलू भी बड़ी महत्व के साथ उठाया गया और 2 राष्ट्रीय फोकस समूह इस सिलसिले में बनाए गए थे। भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात भाषाविद प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री ने की थी, और अंग्रेजी के शिक्षण पर, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अमृता वली ने की थी, जो हैदराबाद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में प्रोफेसर हैं। इन दोनों ही समूहों ने अपनी अनुशंसाएं दी और उनको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में स्थान दिया गया है। इनमें से 1-2 अनुशंसाएं ऐसी हैं जो कि उस कल्पना से मिलती जुलती हैं जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके बीच की, यानी कि एक ऐसी कक्षा की कल्पना जो कि एक बहुभाषी कक्षा है, एक बहुभाषी देश की एक बहुभाषी कक्षा। भारत एक बहुभाषी देश है। आज एक समय है जब कम ही ऐसे भाषाविद रह गए हैं जो मानते हैं कि बहुभाषिता एक समस्या है। भाषा विज्ञान की दुनिया में आज से 30 या 35 वर्ष पहले भी ऐसे भाषाविदों का बहुत बोलबाला था जो बहुभाषिता को छोड़िए द्विभाषिता को भी एक समस्या मानते थे। और अगर माता पिता की भाषाएं अलग हैं तो ऐसे लोग आगाह करते थे माता पिता को कि आप ये दोनों भाषाएं इस नवजात शिशु के सामने न बोलिए, वरना वो उस बात का शिकार हो जाएगा जिससे शिक्षा व्यवस्था बचाती है, कंफ्यूजन का। ये 15-20 वर्ष पहले तक भाषा विज्ञान में भी मानने वाले लोग थे, आम जीवन में तो छोड़िए। और दुनिया में अनेक देश जहां 2 भाषाएं स्थापित हैं या 2 से अधिक भाषाएं स्थापित हैं, ऐसे देशों के बारे में कई भाषाविद, कई जाने माने भाषाविद चिंता व्यक्त करते थे कि ऐसे देशों में समस्याएं दूर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज वो स्थिति है जब हमारे सामने दुनिया के अनेक देश अपनी नीतियों में लोच ला करके ये सिद्ध कर चुके हैं कि द्विभाषिता या बहुभाषिता एक समस्या नहीं, एक संसाधन है, एक गुण है, और सिर्फ एक गुण नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई समाज बहुभाषी समाज है तो उस समाज में समस्याएं होंगी अफसरों के लिए या नेताओं के लिए, लोगों के लिए एक शक्ति महसूस होगी, क्योंकि बहुभाषिता के जरिए कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार की कल्पनाओं के संपर्क में आ सकता है, अनेक प्रकार के संबंध चक्र बना सकता है। और अब ये बात कॉग्निटिव साइंसेस को कहते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, उसने भी स्वीकार कर ली है कि एकदम छुटपन में जिन बच्चों को एक से अधिक भाषा सुनने का अवसर मिलता है उनको एक विशेष प्रकार का संज्ञानात्मक विस्तार विरासत में मिलेगा।
और वो एक ही बात को उलट पुलटने की एक विशेष क्षमता पा जाते हैं जो एक भाषी समाजों में उनके पास नहीं है। और इस दृष्टिकोण से इधर के 2 दशकों के कई भाषाविदों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के भविष्य पर चिंता व्यक्त की है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक भाषी राष्ट्र रह गया है। हालांकि वहां 15% लोग हिस्पानी मूल के हो गए हैं, इसलिए अमेरिका में भी थोड़ी बहुत आशा बची हुई है कि उसका भविष्य शायद इतना दुर्गम नहीं होगा। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनेक भाषाविद ये चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि इस एक भाषी देश में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। कई अन्य देश जो कि द्विभाषिता को या बहुभाषिता को नीति बना चुके हैं, शिक्षा में भी और सामान्य जीवन में भी, उन देशों की इस शक्ति को स्वीकारने की स्थिति में आज का आधुनिक भाषा विज्ञान पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक बहुभाषी कक्षा की बात करती है और कहती है कि कम से कम शिक्षा के आरंभिक स्तरों में हमको कक्षा के जीवन को एक भाषी जीवन बनाने से बचना चाहिए। और अगर उस कक्षा में एक भाषा से अधिक भाषाएं बोलने वाले घरों से आने वाले बच्चे हैं तो हमें शिक्षक में ऐसी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए प्रशिक्षण के जरिए कि वो इस बहुभाषिता का लाभ उठा सके, अभिव्यक्ति में भी और सुनने की प्रक्रियाओं में, पढ़ने की प्रक्रियाओं में। अंग्रेजी को लेकर के भी ये दस्तावेज यही कहता है कि अंग्रेजी अपने आप में कुंठा बन गई है। इसका कारण यही है कि हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी भाषा जब विभिन्न कामों में आती है तो वो ज्यादा आसानी से ग्रहण कर ली जाती है और इसलिए शिक्षा के आरंभिक 8 वर्षों में 4 वर्ष अंग्रेजी सीखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, बशर्ते कि कक्षा का वातावरण अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की दृष्टि से एक समृद्ध वातावरण। ये दस्तावेज हमसे मांग करता है कि हम पढ़ने लिखने इन मुद्दों में अब तक चली आ रही परिपाटियों से अलग और एक भाषाई दृष्टि से समृद्ध वातावरण की निर्माण की बात करें। खासकर दस्तावेज एक प्रिंट रिच कक्षा की बात करता है। प्रिंट रिच कक्षा यानी जहां पर पढ़ने के लिए अनेक तरह की चीजें हैं, सुनने के लिए अनेक तरह के साधन हैं और कला से जुड़े हुए अनुभवों के जरिए बच्चों की कल्पना के विस्तार की अन्य संभावनाएं भी हैं। यानी कि पढ़ने के लिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं है, यानी कि कक्षा में विचार करने के लिए सिर्फ वो बातें नहीं है जो कि पाठ्य पुस्तक में दी गई है और जिन पर राष्ट्रीय स्तर के रिवाज चल रहे हैं, बल्कि ऐसी अनेक बातें हैं जो कि बच्चे करते हैं। और इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो 5 सिद्धांत विकसित हुए हैं स्टीयरिंग कमेटी के प्रयास से, उनमें से पहला सिद्धांत ही इस बात का इशारा है कि भाषा के जरिए एक बहुत बड़ा विविध समृद्ध संसार देश की कोई भी कक्षा रच सकती है। और ये सिद्धांत है पहला वाला सिद्धांत कि बच्चों का स्कूल के बाहर का जीवन स्कूल के भीतर की जरूरत से जुड़े। कैसे जुड़े? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और कई फोकस समूह इस पर बड़े विस्तार से विचार करें। बच्चे का स्कूल के बाहर का जीवन, घर का जीवन, परिवार का जीवन, समुदाय का जीवन, प्रकृति की दुनिया में उनका जीवन, सड़क पर उनका जीवन, बाजार में उनका जीवन, ये तमाम जीवन अनुभवों की ऐसी राशि बच्चे को देता है जिन अनुभवों की चर्चा से कक्षा की पढ़ाई लगातार गहरी हो सकती है, समृद्ध हो सकती है। अगर इस अनुभव से कक्षा शुरू की जाए या चर्चा शुरू की जाए, न कि उस अंदाज में शुरू की जाए जहां ज्ञान की एक बनी बनाई राशि है जिसको बच्चों को देना है। इस बात को साकार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद ने जो नया पाठ्यक्रम बनाया है और जो नई पाठ्यपुस्तकें बनाई है, उस दिशा में 1-2 कदम देती है और उन कदमों से एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। कक्षा 6 का विज्ञान, जो कि पारंपरिक रूप से जिस तरह पढ़ाया जाता रहा है, वो जोर देता रहा है कि विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएं बच्चों को मिली। उस दृष्टिकोण से जब आप हमारी नई पाठ्यपुस्तक का पहला पन्ना खोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस पहले सिद्धांत को अमल में लाने का एक छोटा प्रयास है। पहला वाक्य, आज तुमने क्या खाया? और इसके बाद पाठ जो बच्चे ने खाया जिसको वो बताएगा और एक तालिका में भरेगा, उस खाने का विश्लेषण करने की
और बढ़ता है कि अगर हम बच्चों के अपने अनुभवों को ही कक्षा में पढ़ाई का माध्यम बनाएं तो हमें अव्वल तो विषय वस्तु की विविधता प्राप्त हो, क्योंकि बच्चों के अलग अलग अनुभव होंगे। कोई बच्चा चावल खा के आया है, कोई गेहूं खा के आया है, कोई फल खा के आया है, अलग अलग तरह की चीजें। कोई बच्चा हो सकता है कि आज बीमार है, ज्यादा खा के नहीं आया है। तो कई तरह की विषय सामग्री उपलब्ध है जिसके जरिए हम मनुष्य के शरीर और भोजन की बात कर सकते हैं। और ये प्रसंग भाषा के दृष्टिकोण से विशेष उपयोगी है, क्योंकि हम एक विविध शब्दावली के संपर्क में बच्चों को लाएंगे, जहां बच्चों के अपने अनुभव और उनकी बताई गई बातें ही कक्षा का विषय बन करेंगी और शिक्षक के सामने पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम के जरिए इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने की दिशा स्पष्ट हो कि अब हम इसके जरिए विश्लेषण करने की प्रक्रिया में कहां तक जाएं। कक्षा 6 की जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ की पुस्तक है वो इसी विषय का इस्तेमाल करती है देश की भोजन संबंधी विविधता को समझने के लिए, कि जैसे चावल पकाने जैसी चीज में भी भारत में कितनी विविधताएं पाई जाती है। बिहार में चावल पकाने का एक तरीका है, तो मिजोरम में दूसरा तरीका है, पंजाब में तीसरा तरीका है, और इसके नाम भी अलग अलग हैं और वो नाम इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। और इसके जरिए भारत की विविधता, जो कि उसकी शक्ति है, उसको समझने का एक मौका उन शब्दों के जरिए। तो ये जो प्रयास है, इस प्रयास में सबसे बड़ा प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि इस प्रयास को कक्षा की जमीन पर साकार होने की प्रक्रिया में जितने तरह के व्यवस्थागत या ढांचागत सुधार चाहिए, वो सुधार कब होंगे, कैसे होंगे। जाहिर है कि ये मुद्दा अंततः सुधारों की प्रक्रिया में विश्वास का होता है। और अगर किसी बात पर सहमति हम सब लोगों को अलग अलग संस्थाओं में बनानी है, तो सहमति इसी मुद्दे पर हो सकती है कि क्या हमारी ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें सुधारों की जरूरत बहुत समय से महसूस की जाती रही है, क्या और अधिक समय तक इन सुधारों को स्थगित करती रहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी सुधार एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि सभी सुधार करने के लिए सभी तरह की संस्थाओं को योगदान करना होगा। और ये मामला न व्यक्तिगत है, न किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, न किसी सरकार से जुड़ा हुआ है। ये अंततः सुधारों को एक ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से देखने का मौका है कि कुछ सुधार ऐसे हैं जो शुरुआती है, कुछ सुधार ऐसे हैं जो तब होंगे जब व्यवस्था उन बारीक सुधारों तक पहुंच पाएगी जहां तक आज हमारी दृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि हम वहां नहीं है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारी मनस्थिति कुछ दूसरी होगी और उस समय हमें कुछ नई तरह की समस्याएं दिखलाई देगी। उन समस्याओं से हम उस समय निकलेंगे, आज की समस्याओं से आज नहीं। बहुत